हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं हम सब लोग ठीक होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और पूरी मेहनत कर रहे होंगे। ये जो आपकी भर्तियां आने वाली हैं 2023 में, बहुत सारी बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। इनके लिए आप पूरी पूरी तैयारी कर रहे होगे, पूरी पूरी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपको 2023 में ये हमारा अभियान है कि हमको 2023 में पूरी हमको भर्ती चाहिए ही चाहिए। जो भी बच्चा हमसे पढ़ रहा है सबके पास एक एक जॉब होनी चाहिए। 2023 जो है जब तक खत्म होगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, इस वजह से 2023 में बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। पता नहीं इसके बाद फिर ये भर्तियां कब आएंगी। जब अगली बार इलेक्शन होगा तब आएंगे, तो तब तक के लिए वेट क्यों करना है। अभी जब है आपके सामने, समय है आपके पास और आपको पता है भर्तियां आने वाली है, तो पूरी पूरी मेहनत करिए इसके लिए, ठीक है। और चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है करंट अपडेट्स की वीडियो, मॉर्निंग की। 16 फरवरी डेट क्या है आज तारीख क्या है? आज तारीख है 16 फरवरी 2023। तो 16 फरवरी 2023 की मॉर्निंग की करंट अपडेट्स की वीडियो होने वाली है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट है स्टेट्स अलोकेशन टूवर्ड्स एजुकेशन सेक्टर। तो ये न्यूज क्या इस न्यूज में आपको मैं क्या बताऊंगा? देखिए इस न्यूज में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टेट्स है, मतलब जो राज्य है, उन्होंने अपने एजुकेशन, ये जो पढ़ाई वाला सेक्टर होता है ना, इसके ऊपर कितना कितना पैसा जो है खर्च करने की बात की है। अब किस चीज के लिए खर्च करने की बात करी है? बजट जो आया है। देखिए जैसे 1 फरवरी को हमारी देश का पूरे का बजट आता है ना, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वित्त मंत्री है जो हमारी निर्मला सीतारमण जी, जैसे उन्होंने 1 फरवरी को हमारा बजट दिया था, उसी तरह हर एक राज्य का भी बजट आता है, ठीक है। हर एक राज्य का भी, तो जैसे पहले ये तो आ गया आपका केंद्र का बजट, मतलब पूरे देश का बजट आ गया। उसके बाद फिर उसके कुछ दिन बाद तक आता रहता है सब राज्यों का बजट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो राज्यों का बजट आया है ना, क्योंकि देखिए जैसे केंद्र का बजट आया ये 1 फरवरी को, तो इसमें बताया गया था कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना पैसा दिया जाएगा, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा कितना कितना पैसा जो है इस्तेमाल किया जाएगा, क्या क्या काम किया जाएगा, उस पैसे से सारा कुछ बताया जाता है। उसी तरह राज्य जो होते हैं ये भी अपने पैसे बताते हैं कि कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कहाँ कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे और कौन कौन से सेक्टर के लिए कितना कितना पैसा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन से राज्य ने कौन कितना कितना पैसा दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया है, और एजुकेशन सेक्टर में पैसा देना जरूरी क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा, मतलब सबसे ज्यादा चेंज किसके किसके पैसे में आया। जैसे कि जब ये जो बजट आया होगा, ये कौन सा बजट आया होगा? 2023-24 का बजट आया होगा ये, है ना। क्योंकि देखिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? वो ईयर जिसके लिए बजट लाया जाता है, जिसके लिए बजट लाया जाता है वो पूरा साल क्या बोलते हैं उसको? उसको होता है फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट आया था, वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? 2023-24। अब फाइनेंशियल ईयर कैसे गिना जाता है? देखिए 1 अप्रैल से किसी मतलब जिस भी साल की हम बात कर रहे हैं उसके 1 अप्रैल से लेके और नेक्स्ट 31 मार्च तक। तो जैसे कि इस बार वाले बजट की बात करें, जो अब आया है 1 फरवरी को, उसमें 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का बजट है, समझ रहे आप। तो इसी वजह से यहाँ 23-24 बोला गया, क्योंकि अप्रैल से लेके और दिसंबर तक तो 2023 के महीने हैं, और फिर जो स्टार्टिंग के 3 महीने कौन से? जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आपके 2024 के आएंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को जाके खत्म होता है नेक्स्ट ईयर। और हमारा जो बजट आता है वो कब आता है? वो आता है 1 फरवरी को। और ये जो 1 फरवरी को बजट आया था, बजट आया था, लागू कब होगा? ये लागू होगा जाकर 1 अप्रैल को, ठीक है। और फिर ये लागू चलता रहेगा कब तक? 31 मार्च तक, नेक्स्ट ईयर तक की। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो अब हमको यही डिस्कस करना है कि कौन सी स्टेट ने कौन से कितने पैसे खर्च किए। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि देखिए पहले मैं वो नाम बताता हूं आपको, उन स्टेटों को नाम बताता हूं जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है पैसे मतलब बढ़ाए हैं। बढ़ाने का मतलब जब 2023 का बजट आया था, उसमें जिन्होंने पैसे खर्च किए थे और इस जितने खर्च किए थे उससे कितने पैसे बढ़ाए, जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे बढ़ाए हैं, उन राज्यों की बात करते हैं पहले। तो कौन से राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे बढ़ाए हैं इस बार हमारे बजट में? देखिए वो राज्य है आपके, एक तो है आपका बिहार, है ना। बिहार ने सबसे ज्यादा पैसे बढ़ाए, और छत्तीसगढ़। कौन कौन से राज्य हैं? बिहार एंड छत्तीसगढ़। इन्होंने बहुत पैसे बढ़ाए। इन्होंने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब कुछ परसेंट में बढ़ाया है। जो पहले 2022-23 में दिए थे ना, उससे उससे जो आगे बढ़ाए हैं वो काफी, जो सबसे ज्यादा जितने भी राज्यों में बढ़ाए गए हैं वो किसके द्वारा बढ़ाए गए हैं? बिहार और छत्तीसगढ़ के। सबसे ज्यादा पैसा नहीं दिया इन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने ये एजुकेशन सेक्टर के लिए दिया है, नहीं। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा पैसे लास्ट ईयर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले जो बढ़ाए हैं इन्होंने इस साल, वो सबसे ज्यादा किसने बढ़ाए अपने उसमें एजुकेशन सेक्टर में? किसने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है? आपके बिहार और छत्तीसगढ़ ने। देखिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ एजुकेशन सेक्टर के लिए पैसा देना क्यों जरूरी है। देखिए एजुकेशन सेक्टर के लिए पैसा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए
जब आपको आप ये जो बजट बनाते हो किस लिए बनाते हो, ताकि हमारा देश जो है वो तरक्की कर सके, उसको कैसे कैसे हम पैसे लगाएं ताकि हमारा देश ज्यादा से ज्यादा प्रॉस्पर कर सके, ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सके। तो एजुकेशन सेक्टर जो है, हमारा जो एजुकेशन सेक्टर होता है, ये जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, ये किसके लिए होगा? ये जब हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो भी स्कूल मतलब आप ये पूरे, ये जो पूरा हमारे देश है इसके अंदर जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी की जाए, क्या क्या नई पढ़ाई आ सकती है, क्या क्या नए कोर्सेज आ सकते हैं, नए नए स्कूल्स बनवाए जाए, नए नए क्लासेस शुरू किए जाए, नए नए कॉलेज बनवाए जाए, है ना, नई नई फैसिलिटीज लेके आए जाए, यही सब होता है एजुकेशन सेक्टर का काम, है ना। लाइब्रेरीज बनवाई जाए, जैसे इस बार का जो केंद्रीय बजट था तो उसमें डिजिटल लाइब्रेरी और फिजिकल लाइब्रेरी बनवाने की बात हुई थी अलग अलग बड़े बड़े शहरों में, है ना। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि बच्चों को फैसिलिटी मिले, जो बच्चों को ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी तो बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, जो उनके पास नॉलेज होगी वो अच्छी होगी, और जब उनके पास नॉलेज अच्छी होगी तो आगे जाके जब वो जॉब करेंगे, जो भी कोई काम करेंगे, बिजनेस करेंगे या कहीं बाहर जाके काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो इंडिया में काम करेंगे कुछ भी तो हमारा देश ही तो प्रोग्रेस होगा, और बाहर जाके करेंगे तो हमारे देश का नाम होगा, जब हमारे देश का नाम ज्यादा होगा तो बाहर से इन्वेस्टर्स हमारे आएंगे, वो भी एक तरह से क्या होगा, हमारे देश को फायदा होने वाला है। तो जो हमारा ये हम जो है ये ना, ये जो एजुकेशन सेक्टर में पैसे लगाते हैं, देखिए इसका एकदम रिजल्ट तो मिलता नहीं है। अब मान लीजिए कोई बच्चा फिफ्थ क्लास में है और हमने इस बार एजुकेशन बजट जो है बढ़ा दिया, तो ऐसा तो है नहीं वो फिफ्थ क्लास से निकल के सीधा जॉब करने लग जाएगा। पहले वो पढ़ेगा पूरा अपना कोर्स जो भी उसे करना है, पहले अपनी ट्वेल्थ पूरी करेगा, फिर उसके बाद कोर्सेज जो उसे करने जो भी करने हैं, फिर अपनी जो भी पढ़ना है वो सब करेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद वो आएगा, अपने जो है हमारा देश है उसके लिए जो प्रोग्रेस करने के लिए आएगा उसके बाद आएगा। तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब जो हमने अभी लगाया पैसा, कुछ दिन बाद ही हमको फायदा मिल जाएगा, अगले 2 4 5 सालों में फायदा मिल जाएगा। और लॉन्ग टर्म वो होता है जो हमने आज पैसा लगाया लेकिन अभी 10 15 बाद जाके उसको 10 15 साल बाद जाके उसमें फायदा मिलेगा। तो जो देखिए हम बहुत सारी चीजों में शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों में, क्योंकि बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम हमारे बजट जो है एक ही साल का है, एक ही फाइनेंशियल ईयर का है ना, तो इसमें बहुत सारी चीजों के लिए जो पैसा लगता है वो एक ही साल के हिसाब से लगता है। लेकिन जो ऐसी चीजें होती है ना जो हमारे लंबे यूज में आने वाली है, जैसे ये एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब चीजों के लिए कैसे लगाया जाता है? इन सब चीजों के लिए लगाया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए पैसा, 10 10 15 15 20 20 सालों के लिए पैसा। क्योंकि देखिए एक बार कोई बिल्डिंग बन गई, ये हॉस्पिटल बन गया या फिर आपका स्कूल बन गया, सड़क बन गई, अब ऐसा तो है नहीं कल कोई टूट जाएगी, वो कम से कम 5 10 साल तो चलेगी, उसको रिपेयर करते रहो। एक बार कोई हाईवे बन गया, उसमें कोई परेशानी है, उसको रिपेयर कर दो, वो अपने आप चलता रहेगा, खूब सालों साल चलते हैं हाईवे, इतने सारे हाईवे हमारे यहाँ पे। ये क्या है? ये है आपका एक लॉन्ग टर्म जो है आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। उसी तरह एजुकेशन सेक्टर की भी लॉन्ग टर्म होती है, उसी तरह मेडिकल सेक्टर की भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? कि जैसे मान लो हमारी करेंसी है इस टाइम पे, जो हमारा मुद्रा है रुपया, ये बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है ना, डॉलर के मुकाबले नीचे गिर रहा है, तो हमने इसको बचाने के लिए जो पैसा दिया होगा बजट में, जो हमने बजट में इसको जो नीचे गिरने से बचाने के लिए पैसा दिया होगा, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। क्योंकि अभी हमारा बस एक ये फोकस था कि हमारा पैसा जो बहुत ज्यादा नीचे गिरता चला जा रहा है, रुपया जो हमारा बहुत ज्यादा नीचे गिरता चला जा रहा है, उसको थामा जाए, उसको रोका जाए, उसको ऊपर भी ना उठाया जाए, तो कम से कम रोका तो जाए जो नीचे गिर रहा है। ये हमारी वो था गोल। तो ये हमारा क्या हो गया? शॉर्ट टर्म गोल हो गया। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमारा पैसा अगर हम उसमें अभी पैसे लगा दे तो अगले 5 10 15 साल के लिए एक ही जगह रुका रहेगा। अगले 5 10 साल में गिरेगा भी उठेगा भी, वो सब हमारी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गया आप? तो ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अब जो एजुकेशन सेक्टर्स की बात करें तो बिहार और जो आपके छत्तीसगढ़ है, इन्होंने जो है क्या किया, सबसे ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट की है पिछले साल से। जो 2022-23 में इन्होंने पैसा लगाया था उसके मुकाबले सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की गई है 2023-24 में। ठीक है, बिहार और छत्तीसगढ़। देखिए बिहार जो है, ये छत्तीसगढ़ जो है, ये तो वैसे भी पिछड़े इलाके हैं, तो यहाँ तो वैसे भी जरूरत है ना। बिहार के बारे में भी सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में भी सब जानते हैं। देखिए इलाके यहाँ पे बहुत पिछड़े हुए हैं, कि अगर कोई बिहार या छत्तीसगढ़ से देख रहा होगा तो ये बुरा मानने की बात नहीं है, जो रियल बात है। यूपी जो है उसकी भी बहुत ज्यादा हालात खराब है ना। तो ये जो स्टेट्स, ये जो राज्य हैं, ये जो स्टेट्स हैं, इनको जरूरत है ना, जितने ज्यादा इनके यहाँ पे पैसे जो है एजुकेशन सेक्टर में लगाए जाएंगे, जितने लोग बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, उतना ही तो फायदा है ये जो स्टेट्स होंगी। अगर मैं इन स्टेट्स को मुंबई जैसी स्टेट्स के साथ कंपेयर करने लगूं, है ना, तो क्या होगा, हम लोग बहुत पीछे हैं मुंबई जैसी स्टेट्स के मुकाबले में। जनसंख्या में भले ही हम आगे होंगे, है ना, ये जो लैंड एरिया इसके मामले में भले ही हम आगे होंगे, लेकिन बाकी चीजों में बहुत पीछे हैं। तो हमको क्या करना होगा, जब ये हमारी जो राज्य है धीरे धीरे प्रोग्रेस करें, उसके लिए हमको कुछ पैसा तो लगाना पड़ेगा। तो एजुकेशन सेक्टर में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या किसी और मेडिकल हेल्थ सेक्टर में हो, पैसा तो लगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो
ये जो पैसा बिहार ने लगाया है या छत्तीसगढ़ ने लगाया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए एजुकेशन सेक्टर में पैसा लगना बहुत जरूरी है। हमारे देश को प्रोग्रेस करना है, आगे से आगे बढ़ना है। अगर मैं और देशों की बात करूं, देखिए हमारे हमारे देश की बात करूं भारत में, तो अब तो पिछले 2-3 साल 2-4 साल से फिर भी बहुत पैसा लगने लगा है एजुकेशन सेक्टर में। केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले तो मुश्किल से 1% से 2% के आसपास लगता था, नहीं 2% भी नहीं लगता था, 1% के आसपास जो हमारी पूरी जीडीपी है, जो हमारी पूरी जीडीपी है उसका 3 ट्रिलियन के आसपास हमारी जीडीपी है, उसका 1%, 1.2% लग गया मुश्किल से, है ना। और अब जो लग रहा है, अब फिर भी चलो मान लो 2.5-3% के आसपास लग रहा है। वहीं अगर मैं चाइना से कंपेयर करूं ना, चाइना की इकोनॉमी हमसे इतनी बड़ी है ना, हमारी इकोनॉमी 3 बिलियन के आसपास है, चाइना की इकोनॉमी 12 से 13 बिलियन के आसपास है, और वो अपनी जीडीपी का 6% लगाते हैं। समझ रहे हो, उनका 6%, 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर का 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर का कितना बनता है, 12 आपका 6%, और हमारा 3 ट्रिलियन डॉलर का भी हम मुश्किल से मुश्किल 2 से ढाई या 3 मान लो, चलो 3% तक लगा रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। तो हम तो अभी बहुत कम लगा रहे हैं, और हमको अगर हम कंपेयर किससे कर रहे हैं अपने आप को, हम कंपटीशन किससे कर रहे हैं अपना, हम कंपटीशन चाइना से कर रहे हैं। हमारा क्या गोल है कि हमको चाइना को पीछे छोड़ना है, क्योंकि वही हमारे कंपटीशन में इस समय पे, यूएसए तो फिर भी बहुत दूर है हमसे, चाइना है ना हमारे बगल में बिल्कुल, जो हम जिससे हम पूरा पूरा कंपटीशन कर रहे हैं। तो कंपटीशन तो हर एक फील्ड में होता है ना। हम उनके साथ मार्केट जो है उसमें भी कंपटीशन कर रहे हैं, हम उनके साथ आर्मी में भी कंपटीशन कर रहे हैं, जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें भी कर रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में भी करना होगा हमको, हेल्थ सेक्टर में भी करना होगा, सब चीज में करना होगा। तो उसके लिए हमको अपना जो हेल्थ सेक्टर है, ये जो एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, इसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा ज्यादा बढ़ानी होगी, इनके लिए ज्यादा ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से क्या है, जब क्योंकि देखिए उनके यहाँ पे इतना पैसा लगाया जा रहा है उनके इसमें एजुकेशन में, तभी तो उनके लोग पढ़ लिख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं, उसी उसी की वजह से तो इनके देश को इतनी ज्यादा प्रोग्रेस मिल रही है। तो इसीलिए हमारे देश को भी ज्यादा ज्यादा प्रोग्रेस मिले, इसलिए हमको भी एजुकेशन सेक्टर में लगाना पैसा बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बिहार और छत्तीसगढ़ के बारे में बता दिया, इन्होंने इस टाइम पे काफी सबसे ज्यादा जो पैसा बढ़ाया, एलोकेट किया है पिछले साल के मुकाबले, वो किसने किया, बिहार और छत्तीसगढ़ ने। अगर कुछ राज्यों की बात कर लूं, कुछ टॉप राज्य जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया कहां पे, एजुकेशन सेक्टर में, तो देखिए सबसे ऊपर आएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने लगाया है 80,437 करोड़। कितना, महाराष्ट्र, एमएच मतलब महाराष्ट्र, 80,747 करोड़, 437 करोड़, 437 करोड़ किसने लगाया है आपका, ये लगाया है आपको मध्य वो महाराष्ट्र ने। आगे बात करें अगर दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे आपकी उत्तर प्रदेश, यूपी ने कितना लगाया है, यूपी ने लगाया 75,165 करोड़। कितना, 75,165 करोड़, ये हो गया यूपी का। और यूपी के बात करें, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ने लगाया, उसके बाद यूपी ने लगाया, यूपी के बाद वेस्ट बंगाल ने लगाया है, उसके बाद वेस्ट बंगाल ने लगाया, वेस्ट बंगाल ने कितना लगाया है, 73,000, वेस्ट बंगाल ने लगाया 73,466 करोड़। ठीक है, तो ये टॉप 3 स्टेट्स है जिन्होंने पैसा लगाया है हमारे यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में, सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। अब आप पूछ सकते हो बिहार और छत्तीसगढ़ का, तो मैंने बात नहीं करी टॉप 3 में। देखिए टॉप 5 में भी नहीं है बिहार और छत्तीसगढ़ अभी, क्योंकि ये पहले से ही काफी कम पैसा लगाते हैं। हाँ, इन्होंने पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया काफी पैसा है, लेकिन अभी भी टॉप स्टेट्स में नहीं आ पा रहे पैसा लगाने के उसमें। अभी धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो अपने आप आने लगेंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा पिछड़े इलाके हैं, यूपी की जो जनसंख्या ही इतनी है कि इतना सारा पैसा लगाते हैं, फिर भी पीछे रह जाते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी जनसंख्या इतनी सारी है। और बताऊं आपको, टॉप 5 बता देता हूँ टॉप 5 आपको बता देता हूं मैं। तो महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, और ये वेस्ट बंगाल हो गया टॉप 3 में। वेस्ट बंगाल के बाद राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, ये आपके हो गए राजस्थान, और इसके बाद तमिलनाडु, ये हो गया आपके टॉप 5 जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाए। ठीक है, अगर मैं इनके पैसे ही बता देता हूँ, चलिए राजस्थान के कितने हैं, 49,627, 49,647 करोड़। ठीक है, और तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु का है आपका 43,799 करोड़। ठीक है, तो अगर वेस्ट बंगाल के मुकाबले सीधे राजस्थान पे आए तो देखिए कितनी गिरावट आई है, 49,000, कितनी गिरावट आई है, हाँ एकदम से। तो ये है आपकी टॉप 5 जिन्होंने स्टेट्स में पैसे लगाए, है ना तो अभी तक तो बिहार और छत्तीसगढ़ इसमें मेंशन भी नहीं है। तो देखिए इन्होंने 40 करोड़ के आसपास से, मतलब कम ही लगाए होंगे 40 करोड़ से। तो पिछली जो निकल गई है साल 2023-24, तो उसमें तो कितना कम होगा जब इतना सारा बढ़ा के भी है, अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंच पाए टॉप 5 तक। और अच्छा चलिए और दो तीन चीजों की बात कर लेते हैं। जैसे मान देख लेते हैं सबसे ज्यादा लिटरेट का मतलब देखिए 2 शब्द होते हैं इंग्लिश में,
लिटरेट और एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो दो शब्द क्या होते हैं, लिटरेट और इलिटरेट। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा जो होता है, और इलिटरेट मतलब जो बिना पढ़ा लिखा होता है। देखिए जब एल से शुरू हो तो लिटरेट, और इसके आगे आई एल लग जाए तो इलिटरेट। ठीक है, आई डबल एल लग जाए तो इलिटरेट, और एल से शुरू होगा तो क्या हो गया, लिटरेट। ठीक है, क्या स्पेलिंग होगी, LITERATE, क्या होगी, LITERATE, इलिटरेट। ठीक है, ये तो बन गया इलिटरेट, और मैं आई एल छुपा दूं यहां से, ये तो ये हो गया लिटरेट। तो लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा, और इलिटरेट का मतलब आईएल लगा दूं आगे तो इसका मतलब जो वो अनपढ़ होते हैं, जो बिना पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, तो अगर लिटरेसी की बात करूं मैं, है ना, कि कौन सा राज्य है भारत में जहां पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, तो कौन सा राज्य है वो है आपका केरला। वो है आपका केरला राज्य। तो कितने परसेंट लोग हैं जो यहाँ पे पढ़े लिखे होते हैं? यहाँ पे देखिए 90% तक जो लोग हैं ना वो पढ़े लिखे होते हैं। कहां पे, केरला में 93% के आसपास तक जो लोग हैं सब पढ़े लिखे होते हैं, 93% के आसपास। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, इसमें 80% के आसपास लोग हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 68% के आसपास लोग होते हैं। यूपी में 68% के आसपास लोग पढ़े लिखे होते हैं। समझ गए आप? देखिए अभी मैंने आपसे कहा था यूपी भी पिछड़े इलाकों में आता है। देखिए यूपी की जनसंख्या ही इतनी है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या है सब राज्यों में मिला ली जाए तो यूपी की। तो जब इतने सारे लोग हैं तो उसका 60% सबके मुकाबले, 68% सबके मुकाबले तो कम ही बैठेगा। समझ रहे हो आप? तो उसके बाद यूपी हो गया, तो यूपी के बाद अच्छा सबके मुकाबले कम नहीं बैठेगा, मतलब जो बिना पढ़े लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं ना, ये जो बाकी का परसेंटेज बच गया ना 22%, 22 नहीं सॉरी 32% जो बच गया बाकी का, ये जो है बहुत ज्यादा बैठेगा। जो बाकी के बिना पढ़े लिखे लोग होंगे और यूपी के जो बिना पढ़े लिखे लोग होंगे, ये बहुत ज्यादा बैठेंगे। अब पढ़े लिखे भी ज्यादा बैठेंगे, पर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो काफी कम है ना। जितनी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यूपी में, तो उसके हिसाब से तो बहुत कम है, 68%। और ये 68 तो पूरा भी नहीं है, 67.67% के आसपास है। यहाँ पे मैंने 68 तो लिख दिया है आपको थोड़ा सा राउंड ऑफ करने के लिए। बिहार में फिर उसके बाद बिहार में कितना है, बिहार में है 61% के आसपास, या फिर 62 कर लो, चलो 61.8% है तो 62 कर लो। तो देखिए बिहार की भी जनसंख्या काफी है ना, बिहार की भी जनसंख्या काफी है, तो यहाँ पे भी ये जो 62% है ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये कुछ टॉप 4 हो गए। एक और बताता हूं मैं, टॉप 5 ही कर लेते हैं इनको। बिहार के बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में फिर भी सही है ना, ये तो आपका छत्तीसगढ़ तो यही आ जाएगा, तमिलनाडु के नीचे कितना 70% के आसपास है छत्तीसगढ़। तो सबसे ऊपर कौन सा है, केरला, उसके बाद तमिलनाडु, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद यूपी, और उसके बाद बिहार आपका। तो ये इलिटरेसी का वो है। लेकिन जो पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज तो हमको बहुत सही लग रही होगी कि हम जो है टॉप 5 में आते हैं यूपी वाले या बिहार वाले, लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी है कि पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं बैठते हम हाँ पढ़े लिखे बहुत ज्यादा बैठ जाते हैं, लेकिन उतने ही बिना पढ़े लिखे भी बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से, समझ रहे आप, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये है कुछ पूरा डाटा मैंने आपको बता दिया है, क्यों जरूरत है एजुकेशन सेक्टर में पैसा लगाने की, आपको समझा दिया किस किसने कितना कितना लगाया है, क्या क्या फायदा हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हालांकि नुकसान तो कुछ है नहीं, फायदे क्या हो सकते हैं एजुकेशन सेक्टर के, वो आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज आज की क्या है, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, ये दो शब्द है, ये मैं आपको समझाऊंगा क्या है, यही इसमें मेन शब्द है जो गए आपके। ठीक है, बाकी सब चीजों से इतना मतलब नहीं है, इन्हीं दो शब्दों को आपको समझना है इसमें, इसलिए इस न्यूज को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है ये दो शब्द है ना, ये दो टर्म है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो डब्ल्यूपीआई सॉरी सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन डाटा अपडेट। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के ऊपर जो इन्फ्लेशन डाटा, जो इन्फ्लेशन का डाटा, जो हमारे पास डाटा है, जो भी हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आई है, वो अपडेट हो गई है, मतलब वो अपडेट हो गई है ना, उसमें जो नया डाटा है वो आ चुका है उसका। ठीक है, ये कुल मिला के बात है इसमें। अब सबसे पहले आपको इन्फ्लेशन का मतलब समझना है। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, है ना। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, आपसे इन्फ्लेशन रेट कोई पूछ ले तो जो महंगाई पहले थी उसके मुकाबले अब जो महंगाई बढ़ गई है, वो जो उन दोनों के बीच का जो फर्क होगा वो हो गया आपका इन्फ्लेशन रेट। जैसे मान लो एक बिस्किट का पैकेट है ना, वो कभी 5 रुपए का आता था, और मान लो अगले 1 साल में वो 10 रुपए का आने लगे, 5 वाला। तो ये जो 5 रुपए बढ़े हैं उसको परसेंटेज के हिसाब से कितना 50% बढ़ गया। तो ये जो 50% बढ़ रहा है ये आपका इन्फ्लेशन रेट है, कि 50% से हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। जो महंगाई दर बढ़ा है, इन्फ्लेशन रेट का हिंदी में मतलब महंगाई दर, तो जो महंगाई दर बढ़ा है कितना 50% बढ़ गया, और इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। अब समझते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। देखिए यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, देखिए डब्ल्यू पी
आई और सीपीआई। तो समझने की कोशिश करते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई है क्या। देखिए डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, और सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सबसे पहले होलसेल, पहले हम एक चीज समझते हैं, पूरा प्रोसेस बताता हूं मैं आपको। देखिए भारत में जो चीजें बिकती है ना, वो दो रेट होते हैं जिनके हिसाब से बिकती है। अब दो रेट कौन से होते हैं? देखिए दुकानदार है ना, हमारे आसपास सब दुकानदार होंगे, जो भी दुकानदार होंगे हमारे आसपास, तो वो क्या करते हैं, वो जब कहीं से सामान मंगाते हैं तो वो थोक में सामान मंगाते हैं। थोक में मंगाते हैं ना, बहुत सारी दुकान तो होती भी ऐसी है कि अगर आपको थोक में कोई सामान ले जाना है तो हमारे यहाँ से ले जाओ। तो जो थोक में सामान आता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है ना। जैसे मान लो किसी ने चावल मंगाए, किसी दुकानदार ने चावल मंगाए किसी फैक्ट्री से या कहीं से भी, तो उसने थोक में सामान चावल मंगाया। तो थोक में जैसे मान लो उसने, जैसे मैं पहले कंज्यूमर बताता हूँ फिर ये बताऊंगा होलसेल। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस क्या होता है पहले ये समझिए, कंज्यूमर प्राइसिंग क्या होता है, फिर इंडेक्स फिर बताऊंगा। तो कंज्यूमर प्राइसिंग क्या होता है कि जो हम कौन है? कंज्यूमर है। जो ग्राहक होते हैं उनको कंज्यूमर बोलते हैं। हम लोग जो दुकान से जाके कोई चीज खरीदते हैं वो क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। जैसे हम चावल खरीदने गए किसी दुकान से, हमारे आसपास दुकान है, तो हमको मान लो उसने 40 रुपए किलो दे रखे हैं चावल, ठीक है, 40 रुपए किलो चावल दे रखे हैं उसने हमको, ठीक है ना। अब ये तो हमारे पैसे हो गए जो दुकानदार ने हमको दिया है, पर दुकानदार भी तो कहीं से मंगा रहा होगा, है ना। और दुकानदार कैसे मंगाते हैं? जैसे हम 1 किलो लेने गए तो एक किलो लेने गए, 2 किलो लेने गए, चलो बहुत बहुत ज्यादा हो गया, 10 किलो लेने चले गए, 20 किलो लेने चले गए। लेकिन दुकानदार जो होते हैं, क्योंकि इनको तो सबको बेचना होता है, अगर 20 किलो एक ही आदमी ले जा रहा है तो समझिए कितने कितने आदमी पूरे दिन में लेके जाते होंगे, तो इनको तो बहुत सारी उसकी जरूरत पड़ेगी सामान की। तो ये क्या करते हैं, ये लोग होलसेल में मंगाते हैं। होलसेल मतलब थोक में मंगाते हैं, और थोक से चाहे कोई बड़ी दुकान से लाते हो, चाहे किसी फैक्ट्री से लाते हो, चाहे किसी मार्केट से लाते हो, कहीं से भी लाते हो, दैट डजंट मैटर, बट लाते थोक में ये लोग। और थोक में टन टन में भी सामान आता है, बहुत सारे 1000 किलो, वैसे 1000 किलो मतलब टन वन ही हो गए, इतना सारा इनके यहाँ सामान आता है। तो ये जब इतना सारा सामान मंगाते हैं ये दुकान वाले, तो इनको थोड़ा कंसेशन दिया जाता है, इनको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे हमको 40 रुपए किलो में मिल रहा था जो चावल वो इनको मान लो 35 रुपए किलो में मिल जाए, है ना। 1 किलो का 35 किलो रेट लग जाए, और वो इतना सारा तो आ रहा है, ठीक है। तो जब इतना सारा, आपने देखा होगा जब आप बहुत सारा सामान एक साथ खरीदते हो तो कोई दुकानदार भी पैसे कम कर लेता है ना। दुकानदार पैसे कम कर लेता है क्योंकि आप होलसेल में खरीद रहे हो। तो होलसेल में खरीदते हैं ना, तो उसका बहुत सारा सामान चला जाता है, इस वजह से थोड़ा सस्ता दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये दो प्राइस होते हैं हमारे यहाँ पे, ये दो प्राइस हैं, ये दो तरह के वो है जो क्या बोलते हैं उसको, पैसे हैं जिसमें हमारे यहाँ सामान बिकता है। जो कोई दुकानदार, कोई फैक्ट्री है जो सामान खरीदती है, तो ये तो होता है होल प्राइस, मतलब होल, जो आपका होलसेल, सॉरी होलसेल प्राइसिंग इंडेक्स हो गई। और जो हम खरीदते हैं ये हो गई आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। तो हमेशा कैसे होगा, जितनी जितनी आपकी होलसेल का प्राइस बढ़ेगा इतनी कंज्यूमर का बढ़ता चला जाएगा उसी दर से। मान लो यार 35 रुपए का उसको मिल रहा है, और कल को उसको 40 का मिलने लगे, तो हमको 40 का थोड़ी बिकेगा, फिर तो हमको 45-50 का बिकेगा वो, है ना। बीच में जो अपना मार्जिन है वो निकाल के वो कमाएगा, ऐसे ही होता है ना। तो अब क्या हुआ है, ये जो नया डाटा है, तो ये बात ध्यान रखिए, हमेशा ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। पर इस बार क्या हुआ है, इस बार जो जनवरी 2023 का डाटा है उसमें क्या हुआ है, जो आपका डब्ल्यूपीआई है ये तो घटा है, लेकिन सीपीआई बढ़ गया। अब कितना घटा कितना बढ़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका डब्ल्यूपीआई है ये तो हो गया 4.73% 4.73%, है ना। और ये पिछले साल से, मतलब दिसंबर 2022 से रिड्यूस हुआ, कितना रिड्यूस हुआ वो भी आपको बताऊंगा। तो ये है जनवरी 2023 का 4.73%। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, ये जो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये है हमारा 6.52%। 6.52% ये पिछले बार से, मतलब कि ये दिसंबर 2022 से ये बढ़ गया है, दिसंबर 2022 से ये बढ़ गया है। तो अब इसमें क्या है, पहली बात तो हमको ये जाननी है कि बढ़ा क्यों है ना। पहली बात तो हमको यही पता होनी चाहिए बढ़ा क्यों है इतना सारा, समझ रहे हो आप। तो देखो, अगर इसकी बात करूं मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो ये दिसंबर 2022 में हुआ करता था 5.72%, मतलब 5.72%, तो बढ़ गया उस मुकाबले। तो वहीं अगर होलसेल की बात करूं, तो होलसेल का दिसंबर में क्या हुआ करता था, होलसेल का दिसंबर में काफी कम हुआ करता था उसके मुकाबले, मतलब कितना हुआ करता था 4.95%, कितना 4.95%। तो ये भी बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा था। लेकिन इस साल क्या हुआ, ये तो बढ़ गया लेकिन ये जो है गिर गया है ना। और ऐसा कभी नहीं हो सकता, मतलब ऐसा मतलब हुआ है, हो नहीं सकता का क्या मतलब है, हुआ ही है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ है हमको ये भी जानना है इसमें। आशा करता हूं आपको डब्ल्यूपीआई और सीपीआई समझ में आ गया होगा, इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा। अब ये समझते हैं गिरा क्यों है। हाँ, ये क्यों गिरा है, ये जो पैसा गिरा है, देखिए ये इसलिए गिरा है क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है ना, उसमें भी बहुत सारी चीजों की, ऐसी चीजों की जो होलसेल में खरीदी जाती है, उनके प्राइस घटे हैं। जैसे कि
अगर आप कहीं से कोई केमिकल या कोई मिनरल कोई ऐसी चीज खरीद रहे हो, नेचुरल गैस खरीद रहे हो, या कोई कपड़े का व्यापार कोई कर रहा है तो कपड़ा खरीद रहा है, कपड़ा बनाने के लिए तो खरीद रहा है। अब देखिए जो बनाने के लिए खरीद रहा होगा कपड़े, है ना, तो वो तो होलसेल में खरीदेगा। हम ही तो एक दो शर्ट ले आते हैं, एक दो पैंट ले आते हैं, लेकिन वो लोग तो होलसेल में पूरा खरीदते हैं, जो उनको बनाने होते हैं। तो जो ये वाला प्राइस है ना, जो पूरा होलसेल वाला जो प्राइस है, ये पूरी दुनिया में पूरे ग्लोब की बात करें तो उसमें गिरा है। उसमें क्या हुआ है, गिरा है, लेकिन उसका कोई फर्क जो आगे मार्केट में वो चल रही है ना, क्या चल रही है, जो डिमांड चल रही है उसके ऊपर नहीं पड़ा है। ठीक है, समझ रहे हो आप। देखिए जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा हो, है ना, और सप्लाई थोड़ी कम हो, तो उसकी प्राइस जो बढ़ जाती है। ये तो सीधी समझने का वो है ना। मान लो कोई 10 चीज है किसी दुकानदार के पास और 20 लोग उसको खरीदने आ जाए, तो वो दुकानदार अपने हिसाब से उसके पैसे बढ़ा सकता है, क्योंकि 20 के 20 लोगों को चाहिए, अब 20 लोगों को दे तो सकता नहीं है। तो फिर जो टॉप 10 होंगे, जो ज्यादा पैसे उससे देंगे, उसको बेच देगा। ऐसा ही होगा ना सिस्टम। अब वो अलग बात है कि कई दुकानदार थोड़ी ईमानदार हो तो कह दे कि जो पहले 10 आए उनको ही हम देंगे, हमारे जानने वाले जो 10 है उनको हम देंगे, है ना। बट देखिए जो फायदे की बात अगर मैं करूं तो फायदा कब होगा उसको, जब जो आने वाले 20 हैं, जो आने वाले जो 20 है उनमें से जो टॉप 10 होंगे, जो ज्यादा उसको पैसे देंगे, उनको देने में उसको फायदा है। तो उसी तरह वाली बात है कि जब डिमांड कम हो, सॉरी डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो क्या होता है, कि अपने आप जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाती है कंज्यूमर के लिए। ठीक है, अब होलसेल में तो ऐसा कुछ परेशानी है नहीं डिमांड की, आप तो जितना मांगोगे उतना आपको मिल जाएगा, लेकिन बना के प्रोडक्ट को पूरे बनाने फिनिश प्रोडक्ट को आगे बेचने में परेशानी है। इसमें जो है थोड़ी दिक्कत चल रही है। ये जो बीच वाला प्रोसेस है, इसमें जो है सप्लाई कम हो रही है, तो इसमें सप्लाई कम हो रही है, तो इसकी ये जो डिमांड है कंज्यूमर के पास जो आ रही है, मतलब हमारे ग्राहकों के पास जो आ रही है, ये अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस वजह से ये तो कम हो रही है, क्योंकि ग्लोबली जो प्राइस है वो कम हो रहा है, लेकिन ये जो डिमांड है लगातार बढ़ती चली जा रही है है ना, और सप्लाई कम होती चली जा रही है। इस वजह से मतलब कम होती नहीं चली जा रही, कम है ना, कम होती नहीं चली जा रही है, वो तो अपने अकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो उसकी वजह से क्या है, ये जो आपकी ये है आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ एक दिक्कत और है कि जो जैसे हमारा बजट आता है तो सरकार डिसाइड करती है ना, जैसे बजट आया था 1 फरवरी को 2023-24 का, तो इसमें सरकार डिसाइड करती है कि इस बार मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना जाना चाहिए, महंगाई दर कितना होना चाहिए, और ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है कितना जाना चाहिए। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6% के आसपास सोचा हुआ था। 2000 जो आपका अभी तो क्यों पिछला वाला 2022 और 23 वाला ही तो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 31 मार्च तक तो वही चलेगा, तो उसमें 6% सोचा हुआ था सरकार ने, लेकिन ये ऑलरेडी 6% से ऊपर जा चुका है। ये भी एक परेशानी चल रही है सरकार के सामने, तो सरकार को ये भी जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज करना होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका होलसेल प्राइस, और ये जो है आपका कंज्यूमर प्राइस, ये इसमें ये होते क्या क्या है मैंने आपको समझा दिया, कैसे कैसे काम करते हैं आपको समझा दिया, और ये भी मैंने आपको समझा दिया कम ज्यादा क्यों हो रहे हैं। ठीक है ना। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, तो देखिए जो महंगाई है, आप सोच रहे होगे अपने मन में कि महंगाई बढ़ाई की जाती है, एक बार एक प्राइस फिक्स कर दो, उसके बाद महंगाई बढ़ाओ मैं तो वही चलने दो, है ना, ऐसा ही होगा ना, ऐसा सोच लो तो महंगाई कभी बढ़ेगी नहीं। लेकिन देखिए महंगाई देखिए एक एक लिमिट तक होनी बहुत जरूरी होती है ना। किसी भी चीज को अगर बढ़ना है आगे, हमारे देश को आगे बढ़ना है, किसी भी फैक्ट्री को आगे बढ़ना है, तो उसके लिए जरूरी क्या होगा कि महंगाई धीरे 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 बढ़ती रहे। अब एक साथ बहुत सारी रॉकेट एकदम हो जाए तो वो भी गलत है, लेकिन धीरे 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 बढ़ती रहनी चाहिए, जब भी मार्केट चलेगी। वो क्यों, देखिए मान लो मैंने कोई फैक्ट्री लगाई, ठीक है, मैंने कोई फैक्ट्री लगाई, और मेरे यहाँ पे जब मैंने फैक्ट्री लगाई तो 5 लोग काम करते थे, मैं चॉकलेट बनाता था एक, और वो जो चॉकलेट थी वो 5 रुपए की मैं बेचता था। 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 रुपए की मैं चॉकलेट बेच रहा हूँ, जो कमा रहा हूँ उसी को सबको उसमें सैलरी के हिसाब से मैं भी कमा रहा हूँ अपना, और कोई बांट रहा हूँ। फिर आज से 2 साल बाद मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना है ना, क्योंकि देखिए अच्छा बिजनेस चल रहा है, चॉकलेट बढ़िया बिक्री है, बढ़िया सब कुछ काम चल रहा है, तो बढ़ाएंगे हम बिजनेस को। तो जब हम 2 साल बाद बिजनेस को बढ़ाएंगे तो उसके लिए पैसा लगेगा। तो ये जो पैसा मान लीजिए मैंने 2 साल में बचाया, ये मैंने लगा दिया दुकान में, और बड़ी दुकान खरीद लिया, फिर बड़ी फैक्ट्री खरीदेंगे, जो बना रहे हैं चॉकलेट, बेच थोड़ी रहे, बना रहे हैं। तो जब हमने क्या है बड़ी फैक्ट्री खरीद ली, अब बड़ी फैक्ट्री खरीदेंगे और सारा कुछ बिजनेस बड़ा करना है, तो लोग भी और ज्यादा लेके आने पड़ेंगे। जो पहले 5 लोग काम कर रहे थे, अब 10 15 20 लोग लाने पड़ेंगे काम ज्यादा बढ़ाने के लिए, जब भी तो सप्लाई ज्यादा दे पाएंगे हम आगे। बिजनेस बढ़ाने का क्या मतलब है, जो भी चीज हम बना रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा बना के आगे बेच पाए, तो अब हमको चॉकलेट ज्यादा बनानी पड़ेगी। तो अब क्या है कि बना तो हम अभी तक उतनी ही रहे, है ना, बेच भी 5 ही रुपए की रहे, लेकिन जब लोग बढ़ जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो सामान है उसको महंगा करना पड़ेगा। तो वही पैसा हमारे पास तो आएगा, जब ये जो 5 रुपए थे यही तो हम कमा रहे थे, इन्हीं 5 रुपए में से तो कमा रहे थे हम, जो भी कमा रहे थे, जो भी हमारा चॉकलेट बनाने में पैसा लगा उस सबको हटाने के बाद जो भी कमा रहे थे, मान लीजिए 4 रुपया लग गया, तो अगर एक चॉकलेट पे 1 रुपया भी कमा रहे थे, तो वही तो रुपया है जो बिजनेस कमा रहा था, जो अपने ये जो इसके 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और अपनी फैक्ट्री के लिए जो भी पैसा रख रहा है, इन्हीं 1 रुपये में इसको रख रहा है ना। तो जब लोग बढ़ जाएंगे तो इसको क्या होगा, ये 5 रुपए भी बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो पैसे बच रहे हैं ये भी इसके पास ज्यादा बचने चाहिए फिर,
है ना, जब तो फिर और ज्यादा जो स्टाफ है उसको दे पाएंगे और अपने बिजनेस को आगे और बढ़ाना होगा तो बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि देखिए एक सब मान लीजिए इसने बढ़ाया नहीं, इसने ये 5 रुपए की रहने दी चॉकलेट वगैरह, पर एम्प्लॉय इसने 5 से 10 कर दिए, तो अब ये जो 1 रुपया बच रहा है पहले 5 लोगों में बट रहा था, 5-6 लोगों में बट रहा था, क्योंकि अपना भी खुद का भी ले रहा है जो फैक्ट्री वाला है, लेकिन अब ये 10-12 लोगों में बट रहा है ना, 10-11-12 लोगों में बट रहा है, तो क्या होगा, या सैलरी कम हो जाएगी। सैलरी कम होने पे तो कोई आपके यहाँ काम नहीं करेगा, पहले ज्यादा सैलरी पे कर रहा था, फिर आपने ज्यादा लोग ले लिए तो हम सैलरी कम कर ले, ऐसे तो कोई करेगा नहीं, तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, सब छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे। तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़नी बहुत जरूरी है। पर अगर एक साथ बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाए तो उसमें भी नुकसान है। एक साथ बहुत सारी महंगाई बढ़ जाए तो भी क्या होगा, आपका सामान फिर बिकना ही बंद हो जाएगा, जब एक साथ आप बहुत सारी बढ़ा दो अपने सामान का पैसा, तो उससे भी आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो एक लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक महंगाई बढ़नी भी बहुत जरूरी है, समझ गए आप। जब भी बिजनेस चलता है, जब भी देश चलता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपकी हुंडई मोटर्स इंडिया। हुंडई मोटर्स इंडिया साइन 2 मोर वुमेन क्रिकेटर एज एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बोल सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। तो क्या है, जो हुंडई मोटर है ना, ये गाड़ी की कंपनी नहीं आती हुंडई, जो उसकी इंडिया वाली ब्रांच है, इसने साइन कर लिया है अपने ब्रांड एम्बेसडर की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर कौन होते हैं मैं आपको बताऊंगा। दो और पहले तीन और को कर रखा था पहले, अब 2 और कर लिए हैं वुमेन क्रिकेटर। जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है ना, देखिए बहुत ज्यादा न्यूज में हमारी वुमेन क्रिकेट टीम, अभी ये आपका WPL शुरू होने वाला है, आपका वुमेन प्रीमियर लीग शुरू होने वाली है, मतलब वुमेन IPL लीग शुरू होने वाली है अभी 5 मार्च से। अभी वो प्लेयर जो है उनकी जो है ऑक्शन हुआ है अभी, है ना, जो बोली लगती है वो लगी है, उससे पहले टीम की लगी थी, उससे पहले मीडिया राइट्स की लगी थी। तो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है जो है आपकी वुमेन क्रिकेट टीम, ठीक है। और अभी अभी पाकिस्तान को भी हराया, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, एक वुमेन क्रिकेट टीम का जो वुमेन वो है आपका T20 वर्ल्ड कप है। तो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है हमारी जो क्रिकेट टीम है, वुमेन्स क्रिकेट टीम। मैच तो चलती है, वुमेन्स क्रिकेट टीम भी बहुत ज्यादा उसमें चल रही है। आप भी देखिए पूरी तरह से सपोर्ट करिए वुमेन क्रिकेट टीम को हमारी को, ताकि हमारी टीम अच्छे से आगे जा पाए। तो इसी वजह से ये वाली न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है हमारी वुमेन क्रिकेट टीम। तो ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है मैं ये बताता हूं, यहाँ खाली एम्बेसडर लिखा है, आप ब्रांड एम्बेसडर भी बोल सकते हो। देखिए जो वैसे एम्बेसडर होते हैं, जो राजदूत होते हैं, है ना, हम हर देश के एक राजदूत होते हैं जो दूसरे देश में जाके हमारे बैठते हैं, जो हमारे दूतावास होते हैं उसमें बैठते हैं। उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है जो हमारा देश का पक्ष है वो उस देश में जाके रख सके, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सके उस देश में जाके। वही काम ये वाले एम्बेसडर, जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। ब्रांड क्यों, हुंडई एक ब्रांड है ना, जो कंपनी होती है उनको ब्रांड बोलते हैं ना। जैसे चॉकलेट की ब्रांड है कोई, जैसे मान लो कैडबरी है, कैडबरी जो आप डेयरी मिल्क सबने खाई होगी, तो कैडबरी ब्रांड की है, तो कैडबरी एक ब्रांड है। उसी तरह नेस्ले एक ब्रांड है, और किसी की बात करूं जैसे बिस्किट है, पार्ले-जी एक ब्रांड है ना, तो इसी तरह ब्रिटानिया एक ब्रांड है। तो ये ब्रांड होती हैं। तो उसी तरह जो किसी ब्रांड को जो एम्बेसडर होते हैं, उसके जो राजदूत होते हैं किसी ब्रांड के, उनको ब्रांड एम्बेसडर बोल देते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये जो ब्रांड होगी, जो भी, जैसे यहाँ पे किसकी बात होगी, हुंडई की बात होगी, हुंडई मोटर्स मतलब जो गाड़ी वाली हुंडई वाली जो कंपनी है, उसको प्रमोशन करेंगे, उसके बारे में सबको लोगों को बताएंगे, उनको अवेयर कराने की कोशिश करेंगे। जैसे वो जो राजदूत होते हैं वो किसी और देश में हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे देश का पक्ष रखते हैं, उसी तरह हुंडई का पक्ष ये जो खिलाड़ी होंगे, जो एम्बेसडर बने हैं, ये रखेंगे, ठीक है ना। अब ये कौन कौन है, जो 2 नए चुने गए हैं और पहले 5 जो, मतलब टोटल मिला के 5 हो गए, पहले 3 थे, 2 अब नए चुने गए, ये कौन कौन है ये समझ लीजिए आप। तो देखिए जो 2 नए चुने गए हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। जो 2 नए चुने गए हैं ये है आपका रेणुका सिंह। पहली रेणुका सिंह, देखिए रेणुका सिंह बहुत फास्ट बॉलर है, बहुत बेहतरीन बॉलर है रेणुका सिंह। अगर आपने वुमेन क्रिकेट देखा होगा ना अभी हाल फिलहाल में, तो आपने रेणुका सिंह को जरूर देख लिया होगा, ठीक है। अभी इनको RCB ने खरीदा है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, ठीक है। फिर दूसरी है आपकी यष्टिका भाटिया। तो दूसरी कौन है आपकी, यष्टिका भाटिया। और पहली कौन बताई थी मैंने, रेणुका सिंह। तो 2 तो ये हो गए जो नए नए चुने गए। इससे पहले कौन कौन थे, 2 तो ये हो गए जो नए चुने गए। इससे पहले थी आपकी स्मृति मंदना, ठीक है, ये भी हमारी ओपनिंग बैट्समैन है, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है हमारी क्रिकेट टीम की, स्मृति मंदना। उसके बाद शेफाली वर्मा भी देखिए हमारी टीम की राइट हैंडेड बैट्समैन है, ये भी ओपनिंग बैट्समैन है, दोनों ओपनिंग करती है। कौन कौन, स्मृति मंदना और शेफाली वर्मा। देखिए अभी अभी जो थोड़े दिन पहले इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम अंडर-19 जो वर्ल्ड कप जीती थी, उसकी जो कैप्टन थी वो शेफाली वर्मा थी। तो सोचिए बहुत सालों से खेल रही है अभी ये जो मेन क्रिकेट टीम है हमारी, है ना, जो अंडर-19 से ऊपर वाली होती है ना, मेन टीम होती है, उसमें ये बहुत सालों से खेल रही हैं। तो वे उसमें भी बहुत सालों से खेल रही है, और अंडर-19 की कैप्टन भी थी। इसका मतलब अभी इनकी उम्र 19 साल से छोटी है। तो देखिए कितनी अचीवमेंट इन्होंने अभी से हासिल कर ली है। तो स्मृति मंदना हो गई, ठीक है, और कौन हो गई आपकी, शेफाली वर्मा हो गई, और जमेका रॉड्रिक्स, ये भी हमारी राइट हैंडेड बहुत अच्छी बैट्समैन है, ठीक है। इन्होंने अभी इंडिया पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ था उसमें 50 लगाई थी, इन्होंने जिताया था टीम को, ठीक है। तो मैंने कौन कौन सी 5 प्लेयर बताई, पहले बताई मैंने रेणुका सिंह, फिर यष्टिका भाटिया, फिर स्मृति मंदना, फिर शेफाली वर्मा, और फिर जमेका रॉड्रिक्स।
तो ये जो 5 प्लेयर हैं, ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? ये हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर है। हुंडई क्या करना चाहता है इसके द्वारा? देखिए, एक तो बहुत ज्यादा फेमस चल रही है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा नाम चल रहा है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा वो हो रहा है हमारी वुमेन क्रिकेट टीम का। तो इस किसका फायदा किसको मिल रहा है? हुंडई को मिलेगा। जब ये ब्रांड एम्बेसडर होंगे, लोग इनकी बात देखेंगे, इनको सुनेंगे और इनकी एड्स वगैरह देखेंगे तो हुंडई की कार भी खरीदेंगे। और हुंडई ने क्या बोला है? हुंडई ने क्या बोला? देखिए, ये तो होता है बिजनेस का तरीका होता है, ये सभी करते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर हुंडई ने क्या बोला है कि हम जो है वुमेन एम्पावरमेंट को, हमारा जो वुमेन क्रिकेट है, इसको ज्यादा ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए हमने इनको लिया है। और जो महिलाएं हैं जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं किसी और फील्ड में, वुमेन जो महिलाएं हैं वो करना चाहती हैं काम, उन सबको भी प्रमोशन, उन सबको भी जो है प्रेरणा मिलेगी इससे। ये बोला किसने? हुंडई ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? वर्ड लाइक मदर एंड फादर विल बी बैंड इन फ्यूचर। देखिए, तो ये जो न्यूज है क्या कह रही है? ये जो शब्द होते हैं ना, जैसे मम्मी और पापा, मम्मी और पापा मतलब मदर और फादर, और दो शब्द और हैं मेल और फीमेल, महिला और पुरुष, इनको क्या बैन कर देना चाहिए। ये किसने बोला है? ये कुछ साइंटिस्ट हैं आपके, कहाँ के? यूएसए के और वेस्टर्न कंट्रीज के। इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला है कि देखिए आजकल देखिए मदर फादर हो गया है ना, या फिर मेल फीमेल हो गया, ये बहुत पुराने शब्द हो गए। इन्होंने लोगों ने बोला ये बहुत पुराने शब्द हो गए, पहले जमाने में ये सब चलता था, लेकिन अभी ये पूरी तरह से चल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए आजकल खाली फीमेल फीमेल या मेल मेल ही नहीं हो गए, है ना। आजकल क्या है, फीमेल मेल ही नहीं रह गए। आजकल क्या है, मेल मेल भी आपस में शादी कर लेते हैं, फीमेल फीमेल भी कर लेते हैं, है ना। तो इस वजह से आज का पहले समय से और अब का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा चेंज हो गया है इस सब चीज का। चाहे मैरिज की बात करो या और किसी की बात करो, तो बहुत ज्यादा प्रोसेस चेंज हो गया है। तो इस वजह से अब हमको साइंस की लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं, जो हम जैसे बात करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे लोग, ये बात कर रहे हैं साइंस की लैंग्वेज में, जो हमारी किताबों में लिखा होगा साइंस में, क्योंकि साइंस की स्टडीज हुआ करेंगे उनमें जो होगा, तो उसमें फादर मदर और मेल और फीमेल जो है इनको चेंज कर दिया जाए। तो अब इन्होंने क्या सजेस्ट किया? इनका नाम, इन्होंने नाम क्या सजेस्ट किए हैं कि मेल और फीमेल को क्या बोला जाए और फादर मदर को क्या बोला जाए। तो इन्होंने बोला है, देखिए मेल को तो बोला जाए स्पर्म प्रोड्यूसिंग, जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग होता है, जो स्पर्म होता है उसको प्रोड्यूस करना, ठीक है। और उसके बाद फीमेल का क्या है? फीमेल का है आपका एग प्रोड्यूसिंग। एग प्रोड्यूसिंग मतलब जो एग होता है, देखिए कोई भी मतलब ये जो रिप्रोडक्शन होता है कब कंप्लीट होता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आपका, कि देखिए एक मेल होगा उसका स्पर्म है और ये फीमेल जो होगी उसका एग है। जब ये दोनों आपस में कोरिलेट करेंगे, मतलब एक दूसरे के पास आ जाएंगे, मिल जाएंगे एक दूसरे से, उसी के बाद तो एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट आपकी पहली सेल होती है। कोई भी बच्चा जब पैदा हो रहा है ना, तो उससे पहले वो एक उसमें बनता है, जो उसकी पहली सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज कर लेंगे, मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो एग है, एग मतलब जो अंडा होता है, ये जब आपस में फ्यूज कर लेंगे उसके बाद होता है, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं? पहली सेल बनती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चा जो है डेवलप होना शुरू होता है। जो पहली सेल बनती है उसी के बाद बनती है, जिसको जाइगोट बोलते हैं। याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं जाइगोट क्या है। जाइगोट है आपकी जो पहली सेल किसी भी उसकी बनती है ना, कोई भी बच्चा हो सकता है, चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का हो, किसी का भी, तो पहला बच्चे की जो पहली सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। तो मेल को क्या बोला जाएगा? मेल को बोला जाएगा स्पर्म प्रोड्यूसिंग और फीमेल को एग प्रोड्यूसिंग, ठीक है। वहीं पे मदर को क्या बोला जाएगा? माँ को क्या बोला जाएगा? जो मदर होगी उनको बोला जाएगा एग डोनेशन, एग डोनेटिंग है, या फिर एग डोनर, डोनेटिंग नहीं, एग डोनर। तो जो क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब ये कोई भी बच्चा होता है तो क्या होता है, जो फीमेल होती है उसका एग होता है, जो मेल होता है उसका स्पर्म होता है। तो जो फीमेल है वो अपना एग दे रही है इस पूरे प्रोसेस में, बच्चे के होने के प्रोसेस में यही होता है। तो मदर जो है उसका एग जो है वो अपना एग दे रही है, इसलिए एग डोनर कौन होते हैं? जो कोई भी चीज देते हैं उसको डोनर कहते हैं ना, जब ब्लड डोनर होते हैं। उसी तरह तो जो आपकी महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, उन महिला फीमेल को तो मैंने बता दिया आपको, ये तो एग प्रोड्यूसिंग होगी, जो जिनके अंदर एग बन रहा है। तो मदर को क्या बोलेंगे? मदर को बोलेंगे, क्योंकि देखिए मदर फादर कब होंगे, मतलब मम्मी पापा कब बनेंगे? जब एक बच्चा हो जाएगा उसके बाद तो मम्मी पापा बनते हैं। तो जो इनका प्रोसेस है ऑलरेडी हो चुका है, तो इस प्रोसेस में जो इन्होंने काम किया है उसके आधार पर इनका नाम रखा है। जब तक ये मम्मी पापा नहीं बने, जब तक महिला पुरुष रहे थे, अलग अलग थे, जब उस समय पे तो प्रोड्यूसिंग की बात हो रही थी। अब ये प्रोड्यूस कर चुके हैं और एक जो है जो भी रिजल्ट आना है, मतलब बच्चा जो होना है वो हो चुका है। तो अब क्या बोलेंगे? मदर को तो बोलेंगे डोनर, क्योंकि जब एक बच्चा हुआ तो जाइगोट बनेगा। मैंने आपको बताया था जाइगोट बनने के लिए एक एग की और स्पर्म की जरूरत है, एक की, तो इन दोनों की जरूरत है। तो कैसे होगा इनका? तो जो महिला है ये जो है अपना एग देगी और जो पुरुष है ये अपना स्पर्म देगा। तो महिला को क्या बोलेंगे? एग डोनर, और फीमेल को, और जो आपके हो गए महिला मतलब मम्मी जो होगी इसको क्या बोलेंगे? मदर जो होगी इसको क्या बोलेंगे? एग डोनर, और फादर जो होंगे इनको क्या बोलेंगे? आपका स्पर्म डोनर, ठीक है। ये बोला जाएगा साइंटिस्ट टर्म में। तो दोबारा से मैं आपको बताता हूं, तो मदर क्या हो गई आपकी? एग डोनर। फादर क्या हो गए? स्पर्म डोनर। वही मेल क्या हो गए आपके, मतलब पुरुष क्या हो गए? आपके स्पर्म प्रोड्यूसिंग, और फीमेल क्या हो गई आपकी? एग प्रोड्यूसिंग। ओके, चलिए
ये साइंटिफिक टर्म की बात हो रही है, साइंटिस्ट ने अपने लिए बोला है, ठीक है ना, ताकि अच्छे से समझ पाए हम लोग, इस वजह से बोला है, ठीक है ना। ये कोई इसके इसके लिए नहीं है कि नॉर्मल टर्म में हम अपनी मम्मी को कहने लगे इसमें इसको आपकी एग डोनर, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल टर्म में तो जैसा चलता है ऐसे चलेगा, ये साइंटिफिक टर्म की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट न्यूज क्या है आज की। लास्ट न्यूज है आपकी, लॉर्ड हनुमान स्टिकर रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन एयरक्राफ्ट कंट्रोवर्सी। देखिए ये कंट्रोवर्सी हो गई है। क्या कंट्रोवर्सी हुई है? देखिए हमारे यहाँ पे एक कंपनी है, यहाँ पे बताता हूँ आपको, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है हाल, HAL। इसके बारे में मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी आपको बताया था। इसने एयरक्राफ्ट जो बनाए हमारे यहाँ के बहुत सारे फाइटर जेट, तो इसने एक नया एयरक्राफ्ट बनाया हाल HAL। हाल जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है हाल की? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो इसने एक नया एयरक्राफ्ट बनाया जिसका नाम क्या है? HAFT-42। HAFT-42। देखिए अभी इसका कोई प्रॉपर नाम नहीं आया है, क्योंकि अभी ये डेवलपिंग स्टेज में चल रहा है, मतलब अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, अभी ये पूरी तरह से बना नहीं है जो एयरक्राफ्ट है। अभी खाली क्या है, इसका मॉडल बना के शो किया गया था। तो मॉडल में क्या था, जब ये एरोप्लेन, ये जो एयरक्राफ्ट है फाइटर जेट है, ये बना ना, तो इसमें क्या था, इसके ऊपर हनुमान जी की वो लगी हुई थी, क्या स्टिकर लगा हुआ था हनुमान जी का, और वो हनुमान जी का जो स्टिकर लिखा था उसके साइड में लिखा हुआ था हियर द स्टॉर्म कम, मतलब अब तूफान आने वाला है, ऐसा लिखा हुआ था। और हनुमान जी की क्या लगी हुई थी, आपकी स्टिकर लगा हुआ था हनुमान जी का बहुत बड़ा। तो क्या हुआ, जैसे ही वो मॉडल निकाला गया ना, मॉडल जैसे ही हॉल के द्वारा निकाला गया, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बहुत सारे अपोजिशन पार्टी और इन सब ने कहना शुरू कर दिया कि देखो आपने जो है यहाँ पे एक हनुमान जी की फोटो लगा दी है, तो किसी एक धर्म को ही बता रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर, ये जो आपका एयरक्राफ्ट है या फिर आपका जो ये फाइटर जेट है, ये हिंदुओं का, ये ऐसे बता रहा है। और कल को जो हमारी एयरफोर्स है कहीं भी ये जाएगा, वहां पे बहुत सारे और भी धर्म के लोग होंगे, मुस्लिम भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, ईसाई भी होंगे, ये सब होंगे, तो उनको फिर ये वो लोग भी इसको जो आपका फाइटर जेट है इसको उड़ाएंगे, तो फिर उनको कुछ बुरा ना लगे, तो इस वजह से इसको हटा देना चाहिए। तो कुछ समय बाद जब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो HAL ये जो कंपनी है, इसने मॉडल जो है दोबारा से इसको लॉन्च किया, मतलब दोबारा से इसको शो किया, और उस बार उन्होंने ये जो हनुमान जी का स्टिकर था इसको हटा दिया। अब जब हनुमान जी का स्टिकर हटाया गया, तो इनसे पूछा गया, ये जो हॉल की कंपनी है, इनके जो भी वो होंगे जिन्होंने मीटिंग की होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की होगी, इनसे पूछा गया कि आपने पहले लगाया था फिर हटा दिया, तो लगाया क्या सोच के था और हटाया क्यों है? तो इन्होंने क्या बोला, देखिए हमने लगाया था हनुमान जी का वो, तो यहाँ पे जो हनुमान जी का स्टिकर लगाया था, क्यों लगाया था? देखिए हमारा जो मतलब हिंदू धर्म बोलो या नॉर्मली भी बात करो, अगर हनुमान जी की कोई बात करता है तो उसमें बात होती है ताकत की। हनुमान जी को ताकत से बिलोंग किया जाता है, लिंक किया जाता है ना, तो सबसे ज्यादा बलशाली, सबसे ज्यादा ताकतवर, यही हनुमान जी को बोला जाता है। तो हम जो हनुमान जी का स्टिकर जो हमने इसमें लगाया था, तो हम बताना चाहते थे कि ये जो हमारा फाइटर जेट है, ये जो हमने एरोप्लेन बनाया है, ये हमारा सबसे ज्यादा ताकतवर एरोप्लेन है, ये हर किसी एरोप्लेन को हरा सकता है। तो ये बताने के लिए हमने यहाँ पे हनुमान जी की फोटो लगाई थी कि जो भी देखेगा समझ जाएगा कि भारत का सबसे ज्यादा पावरफुल एरोप्लेन है। लेकिन जब हमने इसका मॉडल रिवील किया, मतलब जब मॉडल को इसको बाहर लेके आए, तो इस जो आपके फाइटर जेट है, क्या है फाइटर जेट का नाम? HAFT-42 जो है। देखिए इस फाइटर जेट की तो बात कोई कर नहीं रहा, इसकी बात करने के अलावा सब जो है बाकी सब फालतू की चीजों पे बात करे। फालतू की चीज कैसे? जैसे हनुमान जी की फोटो क्यों लगा दी, नहीं लगानी चाहिए थी, ये नहीं लगानी चाहिए थी, वो नहीं लगानी चाहिए थी। इन्होंने बोला देखिए हमने हनुमान जी की फोटो ये सोच के नहीं लगाई थी, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हमने इनकी फोटो इसलिए लगाई थी कि ये जो है ताकत को बताते हैं, ठीक है, ताकत को बताते हैं, इसलिए जो ये आपका हेलीकॉप्टर है या फिर जो भी आपका, सॉरी हेलीकॉप्टर नहीं, जो आपका एरोप्लेन है या फिर फाइटर जेट आप बोल सकते हो, एयरक्राफ्ट बोल सकते हो, इसको इसकी ताकत दिखाने के लिए हमने वो लगाई थी फोटो, ठीक है ना। पर जब लोगों ने इसको अदरवाइज ले लिया, मतलब और तरीके से ले लिया, तो इस जो एयरक्राफ्ट था आपका, इसके ऊपर किसी का ध्यान जा नहीं रहा, फालतू की चीजों पे जा रहा है, तो इस वजह से उसके बाद हमने हटाई दी वो फोटो, है ना। तो आगे कोई कंट्रोवर्सी बढ़े ही ना, इस वजह से वो हमने फोटो हटा दी है। तो देखिए मुझे समझ में नहीं आया, हालांकि इसका क्या मतलब था कि कोई और उड़ाएगा तो ऐसा होगा, कोई और उड़ाएगा तो ऐसा हो सकता है, उसके धर्म को हो सकता है कि किसी का धर्म इतना कमजोर थोड़ी हो सकता है कि जी एक एरोप्लेन पे या हेलीकॉप्टर पे किसी चीज की फोटो लग रही है तो फिर जो है उसको परेशानी हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो फिर तो जगह जगह पे हमारे देवी देवताओं की, या कई जगह पे आप मुस्लिम इलाकों में चले जाओ तो वहां पे जो अल्लाह का सिस्टम लिखा होता है, जो भी होता है मेरे को नहीं पता क्या लिखा होता है, वो लिखा रहता है, उर्दू भाषा में लिखा रहता है, ठीक है। और अगर क्रिश्चियन की जगह चले जाओ तो आपको क्रॉस बहुत सारे मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें लिखी मिल जाएंगी। तो अगर किसी का धर्म इतना कमजोर होगा, भारत में इतने सारे धर्म एक साथ रहते हैं, फिर तो रोज कुछ ना कुछ हो, है ना, सब जगह से सब चीज हटवा दी जाए। पर ठीक है, अभी बड़े लेवल पे हो रहा है सब, और ये सब तो आजकल बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेली जा रही है। देखिए बोला जा रहा है कि एक पार्टी है वो
एक धर्म को फॉलो वो सपोर्ट कर रही है, लेकिन दूसरी पार्टी दूसरे धर्म को सपोर्ट कर रही है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मेंशन नहीं होता है। पता नहीं क्या सिस्टम है, मुझे तो ये चीज दिमाग के बाहर चली जाती है। हालांकि जो न्यूज थी मैंने आपको समझा दी है कि क्या क्या पूरी कंट्रोवर्सी थी, और आपके हालांकि समझ में आ गया होगा। हाँ, मुझे एक चीज बताइएगा, जो भी लोग इस वीडियो को देखे, जो भी लोग इस वीडियो को पूरी देख रहे हैं ना, तो ये न्यूज तक जब आप पहुंचे ना, तो मुझे एक चीज का कमेंट में आंसर चाहिए। मैं भी एक तरह का सर्वे करना चाह रहा हूं कि क्या सही में ये जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के फोटोज हैं, तस्वीरें हैं, स्टिकर्स हैं, इनको क्या सही में ये जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हो गए या मिसाइल हो गए या टैंक्स हो गए, ये उपकरण है, जो ये बड़े बड़े हो गए उपकरण आपके, जो मिलिट्री के द्वारा यूज किए जाते हैं, जो आर्म फोर्सेज है आपके, एयरफोर्स, नेवी या फिर हमारी जो आर्मी होती है, इनके द्वारा यूज किए जाते हैं, क्या इन पे स्टिकर लगाने सही है कि नहीं है? आपका क्या मानना है? आप जो है मुझे एक सर्वे की तरह आप अपनी जो कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ये ये एक तरह का सर्वे हो जाएगा, मैं समझ पाऊंगा आप लोग क्या सोचते हो। ठीक है, फिर मैं भी एक दिन आपको, जब आपका सर्वे अच्छे से आ जाएगा, ठीक ठाक कमेंट आ जाएंगे उस पर, तो उसके बाद मैं भी आपको फिर बताऊंगा कि मेरा क्या सोचना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को कमेंट करिएगा आपको अगर तो समझ में आता है कि क्या होना चाहिए, एक सर्वे की तरह मैं करना चाहता हूँ। एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, आपने पूरा कुछ समझ लिया होगा। तो और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। आज शाम की, देखिए आज शाम शायद वीडियो ना आए, आज शाम और कल सुबह शायद करंट अपडेट्स वाली वीडियो ना आए। एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है जिसकी वजह से मुझे कहीं जाना पड़ रहा है बाहर अर्जेंटली, तो उसकी वजह से क्या है, आज शाम और कल सुबह की शायद वीडियो ना आए, पर कल शाम से दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी वीडियो। ठीक है ना, तो मैं पहले आपको बता रहा हूं कि शायद वीडियो ना आए। ठीक है ना, तो बाकी जो कल शाम की वीडियो होगी, आप जब तक कमेंट करिए, आपके पास पूरा टाइम है 24 घंटे का, और बल्कि ज्यादा का टाइम है, 24 घंटे तो कल सुबह ही हो जाएंगे, बल्कि और ज्यादा ही टाइम है आपके पास। तो आप पूरी अच्छे से देख लीजिए वीडियो को, एक एक पॉइंट समझिए। कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको कल शाम की वीडियो में सारा कुछ समझा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो से ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमको सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आपसे कल शाम की करंट अपडेट्स की वीडियो में, और अगर आज शाम को मिले तो फिर आपसे बात होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।